संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अगस्त के द्वितीय पक्ष में इस समय है। खरीफ फसलों की बुआई और रोपाई का काम पूर्ण हो चुका है। अभी बारिश का भी मौसम चल रहा है। छिटपुट बारिश भी प्रदेश में हो रही है। खरीफ की जो फसलें हैं, हमारी प्रमुख फसल धान है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की भी बहुत सारी फसलें हमारे खेतों में है। खरीफ के मौसम में चूंकि टेम्परेचर हाई रहता है, नमी होती है और ये कीड़े मकोड़ों के लिए बहुत उपयुक्त समय होता है। तो हमारे साथ खरीफ की जो हमारी करेंट फसलें चल रही हैं, उन फसलों में जो कीड़े और बीमारियों का प्रकोप इस समय हो सकता है विभिन्न फसलों में, उसमें अनाज वाली फसलें भी हैं, औद्यानिक फसलें भी हैं और सब्जियों की भी और बहुत सारी फूलों की भी जो हमारी फसलें हैं, उनमें कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। तो सबसे पहले हम धान की फसल की चर्चा करें। तो उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ जनपद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर विनय सिंह जी। विनय जी, हम जानना चाहेंगे कि इस समय जो हमारी फसलें हैं किसानों के खेतों पर, उनमें कौन कौन सी बीमारियां, जैसे हम धान की फसल की बात करें, दलहन और तिलहन की बात करें, तो इसमें कौन कौन से कीट और बीमारियां इसमें लग सकते हैं और उसका क्या रोकथाम किसानों को करना चाहिए। नमस्कार सर, इस समय धान की फसल जिन्होंने जुलाई फर्स्ट वीक में रोपाई कर दी थी, उनकी फसल तो करीब हो गई है 50 दिन के आसपास की, और जिन्होंने अगस्त फर्स्ट वीक में की थी उनकी अभी जो है करीब, क्योंकि लेट शोइंग भी हुई, कहीं कहीं जो है देर में रोपाई हुई है, वो 22-23 दिन की है। सबसे पहले मैं खरपतवार पे आता हूँ। कल्ले निकलने की स्थिति है। तो मैं खरपतवार की बात करता हूँ जिनके 22-23 दिन हुए हैं जिन फसलों के, और प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड है उनका आपने प्रयोग किया है। अगर बहुत सफल नहीं रहा है तो आप पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी बिस्पायरिवैक्ट सोडियम जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, आप यूज कर सकते हैं। सकरी और चौड़ी पत्ती खरपतवार को एक साथ कंट्रोल करने के लिए। तो बिस्पायरिवैक्ट सोडियम 200 ml पर हेक्टेयर की इसको स्प्रे कर दिया गया 300 लीटर पानी में घोल करके, और बहुत बढ़िया इसका नियंत्रण रहता है। तमाम कंपनियां बाजार में अपने अपने नाम से बेच रही हैं। आप बिस्पायरिवैक्ट सोडियम नाम से मांग करके उसका उपयोग करके बच सकते हैं। जो फसल 50 दिन के आसपास की हो गई है, तो उसमें अमूमन तो खरपतवार जो होंगे छोटे होंगे, दब गए होंगे, या उसमें कुछ खरपतवार हैं जैसे उसी फैमिली के ग्रेमनी के ही, जैसे टीना एक होता है हमारे यहाँ कहा जाता है, तेनी का चावल वो होता है, या कुछ दूसरी वैरायटी के हैं उस खेत में आपके धान, और उसको आप हैंड ब्रीडिंग करके निकाल सकते हैं। उसके छिड़काव करने पर, अब इस दशा में वहाँ छिड़काव करेंगे तो नुकसानदेह होगा दोनों। ये सब खरपतवार हो गए। यानी इस समय जो है अगर 50 दिन की फसल हो गई है तो पिराई ही मुख्य हो, उसके लिए अब आप जो है दवा छिड़कना आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, आपकी फसल पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। एक चीज, दूसरी चीज सर आपकी है एक दीमक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। अगर बारिश आप लगातार पानी नहीं दे पा रहे हैं, आप बारिश नहीं ठीक ठाक हो रही है, तो दीमक का लगना बड़ा स्वाभाविक होता है। ऐसे में हमने शुरू में ही कहा था कि तैयारी करते समय आपने बिवेरिया बैसियाना से अगर ट्रीटमेंट कर दिया सॉइल, तब तो ठीक है, बच जाता है। आज की दशा में अगर आपने नहीं किया, दीमक लग रही है, तो क्लोरपाइरिफास 20% EC, क्लोरपाइरिफास 20% EC चलते हुए पानी में, जब पानी है जहाँ पानी का सोर्स है वहीं उल्टा ढक्कन छेद करके उल्टा लटका दिए, टपक बीच से पूरे खेत में वो जो है पहुंच, यानी बूंद बूंद टपकते हुए चला जाए, या खड़ा जो है नीचे फोड़ दीजिए उसको डाल करके। और अब जब बारिश कम होती है तो पत्ती लपेटा एक होता है, केसवर्म होता है, बहुत जबरदस्त ढंग से लगा हुआ है। जहाँ भी इस सीजन में बारिश नहीं होगी और फसल आपकी 35-40 दिन की है, तो बहुत ठंड से उसमें लगा धान में जो पत्ती लपेट, पूरा पत्ती जो है लपेट करके केस बना लेता है, और आप खोल के देखेंगे तो कीड़ा उसी के अंदर पाया जाता है। इसका सबसे बढ़िया होता है, अगर आप कुछ छिड़काव ना करना चाहें, कुछ भी ना करना चाहें, तो आप जितने आप खेत की चौड़ाई है, आपकी खेत की चौड़ाई है, एक रस्सी ले लीजिए
हाँ एक आदमी उस सिरे पर रस्सी लेके खड़ा होता है, एक आदमी इस सिरे पर रस्सी लेकर के खड़ा होता है। अब दोनों आदमी साथ चलते हुए ऊपर से रगड़ते हुए चले तो केस वर्म अपने आप जो है नीचे गिर जाता है। गिर जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसको घुमा देगा। हाँ गिर जाता है, तो इसलिए जो है वो, और नहीं तो इसमें स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का जो है बैक्टीरिया है उसका जो है छिड़काव बहुत बढ़िया माना जाता है। अच्छा बहुत बढ़िया नियंत्रण है बायो का ये स्यूडोमोनास का, आप उसका उपयोग करेंगे तो केस वर्म से आप बच सकते हैं। धान में ये हुआ। धान में इसमें कहीं कहीं हमारे पास समस्याएं आई थी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की, डीएलबी। अच्छा हाँ उसका भी समय है। हाँ बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का ये समय है। तो आप देखेंगे पूरा जो है पत्ती झुलसी हुई ऊपर से नीचे तक पहुंचती हुई लगती है और आपको जैसे लगेगा कि जो है झुलस गया है पूरा। ऐसे में आप कासुदामाइसिन, अच्छा 3% कासुदामाइसिन, अच्छा पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता था लेकिन अब उसको बैन कर दिया गया है थोड़ा सा। तो कासुदामाइसिन का आप प्रयोग करें तो बहुत ही इफेक्टिव दवा है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से कितनी मात्रा उसकी प्रयोग की जाती है? डोज उस पे सब रिकमेंडेड है, इसमें मुझे डोज ध्यान नहीं आ रहा है। ये कासुदामाइसिन के प्रयोग से आप उसको बचा सकते हैं। फिर अभी आपके बीच में लगेंगे बोरर। अच्छा जो हाँ तने में लगता तने में बोरर लगेंगे, है सूट बोरर लगेंगे। तो आप देखेंगे पूरा जैसे जो बीच का कल्ला है आपका सूखा हुआ होता है, आप ऐसे पकड़ेंगे तो वो बाहर आ जाता है। ऐसे लगता है कि नीचे से किसी ने छेद करके निकाल दिया। तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो दवा आज के दौर में मतलब क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल, बहुत बहुत बढ़िया दवा है। 200 ml पर हेक्टेयर की डोज है और बहुत इफेक्टिव दवा है। आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका मतलब शुद्धबोरर जो है आप उसमें नहीं लगेगा। कुछ दिन बाद जिस खेत में पिछली बार फाल्स स्मट लगा है, इस बार उसमें भी फाल्स स्मट लगने की संभावना पूरी तरीके से फाल्स स्मट जो है बहुत तेजी से फैलता है। तेजी से फैलता जा रहा सर। ये सीड बार्न डिजीज है। पहली बात तो सबसे बढ़िया इसका इलाज है सीड ट्रीटमेंट। अब सीड ट्रीटमेंट अगर नहीं आपने किया है तो आप हेक्साकोनाजोल का या और किसी अच्छे फंगिसाइड का प्रोफाइलैक्टिक छिड़काव कर लें, पहले से छिड़काव कर लें। ठीक है, तो वो एक तरीके से उसको लगने में जो है उसको रोकेगा, फैलने में उसकी जो है हाँ मदद करेगा। हेक्साकोनाजोल या और अच्छे फंगिसाइड है, कार्बोक्सीक्लोराइड है और कई हैं जो उसके साथ थोड़ा सा कासुदामाइसिन आप मिला देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कासुदामाइसिन मिला देंगे उसमें, तो दोनों का इम्पैक्ट मिलकर के ठीक ठाक होता है असर, तो आपको वहां लगने नहीं देगा। ये सबसे व्यापक समस्या है। पूर्वांचल में पिछले साल जो है काफी तेजी से हाँ सर, पूर्वांचल में क्या हम बार बार एडवाइजरी भी जारी करते हैं कि जिस खेत में आपने लिया हो पहली बात उस खेत में ना करें, और जिस जो बीज आपने यूज किया है वो बीज जो है उस खेत का बीज ना इस्तेमाल करें। आगे नया जो बीज ले उसका अपने लेवल पर बिना बीज शोधन किए हुए उससे जो है ना तो नर्सरी डाले ना तो कुछ करें। संकट जो है वो संकट तो है ये क्योंकि किसानों का खेत छोटे हैं जी, तो खेत नहीं छोड़ पाते हैं, उसी में धान लगातार लगातार रहता है। तो फार्म स्मट के माइसीडियम उसमें पड़े ही रहते हैं। सर बीज शोधन इसका सबसे बढ़िया जो है हाँ बीज शोधन जो है करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं अभी भी बजाने के बाद। तो धान के अलावा और जो है दलहन और दलहन में सर देखिए अगर आपने अभी देखिए अरहर भी जो है अरहर बोई गई है, वो अरहर की बुआई अगर आपने नहीं की है और बुआई करने जा रहे हैं, लेट बचा हुआ है, तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन जरूर कर लीजिए और भूमि शोधन भी ट्राइकोडर्मा से कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी जो अरहर में लगती है वो है विल्ट। तो ये ध्यान रखें भाई दर्शक की ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जो है बीज शोधन और भूमि शोधन दोनों में करें अरहर बुआई से पहले, क्योंकि जो है बीमारी नहीं हाँ क्योंकि विल्ट लगने के बाद फिर जो है कोई उपचार नहीं है। और अरहर के साथ ज्वार बाजरे का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी जो है इसको होने से रोकता है, बिल्कुल रोकता है, एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है। तो उसको जो है अगर आप बुआई करते हैं उसके साथ तो वो भी उसको बचाव करता है। और लगने के बाद सर इसमें कोई मतलब इसका कोई
उपाय नहीं है, पूरा का पूरा खेत जो है वो सूख जाता है। सूख जाता है। नहीं, जो देखिए पहले हमारे लोग जो है हल के साथ ज्वार बाजरा बोते थे, यस सर। और उससे जो है उन्हें अलग से चारा मिल जाता था राखी फसल। और देखिए एलोपैथिक जो है इफेक्ट जो है वह आज हम लोग वैज्ञानिक को बता रहे हैं, ये हमारे पूर्वज इन सारी प्रक्रियाओं को करते थे पहले से जो सब फसली खेती जो है करते थे, और इसमें अरहर ज्वार बाजरा जो है एक साफ करके बोते थे। तो और सर इसी समय मैं आपको बताऊंगा कि सोलेनेसी फैमिली के हाँ जो भी आप सब्जियां लगा रहे हैं, चाहे आप इस समय लगा रहे हो आपका शिमला मिर्च लगा रहे हो, मिर्च लगा रहे हो, इसमें या आपके जो बैगन है, हाँ बैगन में इन सब में सर लीफ कर्ल की एक बीमारी है। अच्छा, पत्तियां मुड़ जाती हैं। पत्तियां मुड़ जाती हैं। हाँ, ये वायरल डिजीज है सर। मोज़ेक टाइप है। हाँ, मोज़ेक तो सर मोज़ेक दूसरा है, लेकिन है वायरल ये भी। हाँ। और इसका जो स्प्रेडिंग होती है, इसकी जो वाहक है व्हाइट फ्लाई है। तो सर दो चीज अगर हम करें, जैसे मान लीजिए हम किचन गार्डनिंग कर रहे हैं या हमारे पास थोड़े मात्रा में वो है या ज्यादा मात्रा में भी है, तो मैं कहता हूं कि शुरू में आप जब फसल छोटी हो और कुछ लगी ना हो, तो एक दो बार का कच्चे दूध में थोड़ी सी हींग मिला करके आप उसका छिड़काव कर दीजिए। तो सर वो जो कच्चे दूध में जो कैल्शियम होता है वो सर उस पत्ती के सेलवाल को थोड़ा सा मजबूत कर देता है। और उस सेलवाल को भेद नहीं पाती है फल मक्खी, ये व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी, और वहां तक उसका रस नहीं चूस पाती है, और रस नहीं चूस पाती है तो उसमें जो है वो वायरस को फैला नहीं पाती। देखिए बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि कच्चे दूध में हींग मिला करके, जी सर, और अगर किचन गार्डनिंग में या फसल में जो है स्प्रे कर दिया जाए, तो ये परंपरागत ज्ञान है। ये परंपरागत ज्ञान है सर। इससे जो है और इसका प्रयोग करके हमारे किसान भाई व्हाइट फ्लाई से जो मोज़ेक की बीमारी होती है, बहुत कठिन बीमारी होती है, उससे भी जो है निजात पा सकते हैं। अब उसके बाद सर अगर आप देख रहे हैं खेतवाई रोज कर रहे हैं, पड़ोस में लगा है, तो आप सावधान रहिए। आप अपने में डाइमेथोएट का छिड़काव कर दीजिए 1 लीटर पर हेक्टेयर। अच्छा, डाइमेथोएट का छिड़काव कर दीजिए, प्रोफाइलैक्टिक छिड़काव कर दीजिए, तो वहां से यहाँ ना पहुंचे। यानी व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण करना है। व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण जो उसका वेक्टर है उसी से फैलता है, उसी से। अच्छा, ये तिलहनी फसलों में क्या जैसे तिल की बुआई आप किसान? जी सर, तिल की बुआई हो चुकी है। हाँ सर, और इसमें थोड़ा सा बारिश कम हो रही है, तो सूखे की स्थिति में तिल बहुत अच्छा चलता है। हाँ, तिल सर बहुत अच्छा चलता है। तिल में एक बीमारी लगती है फिरोडी सीजन, और अभी फिरोडी का समय फिलहाल तो नहीं आया हुआ है, थोड़ा सा और जब बड़ा होगा तो फिरोडी का जो है समय होगा। उसको भी नियंत्रित करने के लिए, उसको भी जो फैलने के लिए वेक्टर की जरूरत होती है। जी, ठीक है। और जब हम प्रोफाइलैक्टिक छिड़काव किसी भी कीटनाशक का करते हैं तो उस हिसाब से वो भी फैलने से बच जाता है। अच्छा, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण है गन्ने की। जी सर, प्रदेश में बहुत सारे इलाके में गन्ना बोया जाता है। जी सर, तो गन्ने में इस समय जो हमारे किसानों को क्या ध्यान देना चाहिए? सर गन्ने में इस समय आपको बोरर लगेगा। हाँ, ठीक है, शूट बोरर भी हो सकता है और टॉप बोरर भी हो सकता है। और बोरर के लिए, किसी भी बोरर के लिए बेस्ट इलाज है जो है वो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है। किसी भी बोरर के लिए अच्छा, बेस्ट इलाज क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है, उसको करिए। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें पायरिला लगेगा और अन्य कीट लगेंगे। तो हमारे उसमें जो ट्राइकोग्रामा किलोनिस है, ट्राइकोग्रामा किलोनिस का जो हमारे यहाँ नहीं पत्ते आते हैं 6-6 इंच के, वो कार्ड आते हैं, ट्राइकोकार्ड आप लगा करके यहाँ जैविक भवन से आप लीजिए, लखनऊ से, वो मतलब अचूक इलाज है तमाम चीजों को वहाँ फैलने से। ये जो जैविक कार्ड है, ये क्या हर जिले में उपलब्ध है? सर हर जिले में तो नहीं उपलब्ध है, लेकिन जो जैविक लैब हमारे, हाँ, वो जैविक लैब में तमाम हमारी लैब्स बना दी रही हैं। और जैसे आपका लखनऊ में जैविक भवन है, वहाँ भी और नहीं तो आप ऑर्डर पे मंगवा भी सकते हैं। अच्छा, मंगवा सकते हैं। तो हमारे किसान अगर मंगवाना चाहे तो कहाँ से मंगवा सकते हैं? आप सर जैविक भवन में चले जाएंगे, यहाँ पे जो अलीगंज में है। हाँ, अलीगंज में है, जो इस पे इंजीनियरिंग कॉलेज उसके पास है। हाँ, तो वहाँ से आप जो है ट्राइकोकार्ड ले सकते हैं। अच्छा, हमारे जो जैसे मंडलों पर जो जैविक जो हमारे कार्यालय है, हाँ सर, वहाँ अभी तो 9 लैब ही हैं अपने प्रदेश में, जो है पूरे 9 मंडल पर। क्या वहाँ उपलब्ध है ये?
वहाँ कुछ जगह है तब सर, बाकी सारी सारी जगह है। तो किसान भाई पता कर लें कि उनके मंडलों पर जो जिले हैं वहाँ पे जो जैविक लैब है, अगर ये कार्ड उपलब्ध है तो जैसे मैंने देखा था मुरादाबाद में बहुत अच्छी लैब है, मुरादाबाद में लैब है, शामली में लैब है, शामली में लैब है, जैविक लैब है। तो वहाँ से जो है आप जो है ये कार्ड जो है आसानी से सर माइक्रो आपको कार्ड जो है प्रयोग आप प्राप्त कर सकते हैं और गन्ने खेत में लगा दीजिए, उसे जो है वो निकल करके वो अपने आपके अंड परजीवी होता है, उस पे जो है जा करके उसके अंडे में अपना वो दे देता है, अंडा दे देता है, उसको खा जाता है। तो इससे जो है गन्ने की फसल को आप बचा सकते हैं। एक तो सस्ता भी होता है और आपका जो है वो कीटों का निवारण भी हो जाता है और आप जो है जो ये आपका प्रदूषण है रासायनिक का, उससे भी आप बच जाते हैं खर्चे से। अच्छा ये बताइए इस वक्त फलों के बगीचों में क्या किया जाए उद्यानों? अब सिर्फ बगीचों में तो जैसे अमरूद तो निकल ही गया, फल मक्खी से बचाने के लिए अब तो करीब अमरूद की फसल जा ही रही है। हाँ अमरूद की फसल, लेकिन मैंने देखा कि फल मक्खी का प्रकोप अमरूद पर बहुत हुआ। सारे फल देखे। हाँ सर देखिए सर, फल मक्खी पे आदमी अगर पहले से चेत जाए, हाँ। जब फल की साइज इतनी बड़ी बड़ी हो, उसी समय जो है आप ला करके बायो नियंत्रण आप उसका करिए। बिल्कुल ठीक बात है आपका। ठीक है, आपका बायो जो उसका ट्रैप होता है, गवर्नमेंट ट्रैप, हाँ वो ट्रैप लगा करके मक्खी को जो है उसी ट्रैप में फंसाइए और तब जा करके आप जब मादा मक्खी वहां फंसेगी, ठीक है, तो उसकी जनसंख्या जो है पूरी पूरी नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन लगने के बाद जब वो उसमें अंडे दे चुकी रहती है तो फिर उसका कोई इलाज नियंत्रण उसका संभव नहीं हो पाता है। इलाज मिथाइल शुरुआत में ही बचाव करने की जरूरत होती है। जी सर, उसमें मिथाइल यूनिनाल का जो एक वो होता है ना, मिथाइल यूनिनाल केमिकल है, उसमें आप लकड़ी का गुटका डुबो दीजिए और उसी लकड़ी के गुटके को एक जो पेप्सी वगैरह का बोतल है उसमें लटका दीजिए और बोतल में जो है कोई पानी या केरोसिन ऑयल कुछ भी डाल दीजिए, तो उसी उसके गंध से अट्रैक्ट होकर के आएगी मिथाइल यूनिनाल के और उसी में जो है वो देखिए फल मक्खी का नियंत्रण करना जरूरी है। मैंने देखा बहुत सारे अमरूद के फल वो जो है उसमें फल मक्खी से प्रकोपित थे और ये किसानों को निश्चित तौर पे कम जो है कीमत मिलती है, इससे नुकसान है। आम के बगीचों में इस तरह कोई कार्य करना हो? आम के बगीचों में सर इस समय तो फिलहाल कोई कार्य नहीं है, जाले लगे हुए हैं आम के बगीचों में। जाले वाला एक कीड़ा होता है लगा हुआ होता है, उसको नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करिए। अच्छा, इमामेक्टिन बेंजोएट का। अच्छा, तो 15 लीटर पानी है तो उसमें 5 ग्राम जो है पड़ता है। अच्छा इस समय जो है बहुत सारी सब्जियों के लगाने का भी समय है, जैसे फूलगोभी आदि और सारे फूल सब जो है कभी लोग लगाते हैं। जी सर, तो उसमें जो है क्या मतलब सावधानी तो बीज शोधन और हाँ सर, एक तो बीज शोधन कर लें, दूसरा अगर आप उसकी वो लगा रहे हैं सीडलिंग लगा रहे हैं तो सीडलिंग का आप शोधन कर लें। सीडलिंग का शोधन आप ट्राइकोडर्मा से भी कर लीजिए ताकि उसमें जो है फंगल इन्फेक्शन ना होने पाए। उसके बाद प्रोफाइलैक्टिक मीन में जैसे मैंने कहा कि शुरुआती छिड़काव में जैसे कच्चे दूध वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा हींग के साथ मिला करके तो तमाम कितनी ग्राम मात्रा चाहिए? आप सर मान के चलिए कि अगर आधा लीटर दूध है तो उसमें 2 चुटकी हींग डाल दीजिए। अच्छा, और लगभग 10 ग्राम हींग डाल दीजिए आधा लीटर दूध में, उसको करीब जो है 10 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। तो विजय जी आपने जो है खरीफ में अब खास अगस्त माह में सर जो फसलें हमारे खेतों में खड़ी हैं किसान भाइयों को उनमें कीड़ों मकोड़ों और बीमारियों के प्रकोप से बचाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उनका नियंत्रण हो जाए और दूसरी चीज है हमारी फसल जो है निरोग और स्वस्थ बनी रहे। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसानों को दी है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपनी फसल को स्वस्थ रखेंगे और उसे जो है उसे मजबूत रखेंगे और जिससे अधिक उत्पादन की संभावनाएं जो है आगे वर्तमान और विद्यमान बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।